लाइट आपके पास, लाइट की प्रॉपर्टी देखें तो लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, जहाँ पे हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं वहां पे हमारे पास रे ऑप्टिक्स आती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आती है। ओके, तो रे ऑप्टिक्स, जहां भी आपने रे ऑप्टिक्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी है वो आपके पास पार्टिकल नेचर की, ठीक है, जिसमें आप अज्यूम करते हो कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, जस्ट लाइक कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करता है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कहीं टकराएगा तो फिर उसका पाथ डाइवर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर इसकी तरह बिहेव कर रही है तो पार्टिकल नेचर है। और इसमें एक्सप्लेनेशन में जो आपके पास आ रही है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह के फिनोमिना है जिनको आप पार्टिकल नेचर के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही फिनोमिना अगर आप वेव नेचर में देखो तो वेव नेचर भी आप वेव नेचर के थ्रू रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो आप डिस्पर्शन को। ये सारे के सारे फिनोमिना जो है आप वेव नेचर के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वेव नेचर के ऊपर ही एक आपके पास है फिनोमिना, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस है लाइट का, अगर हम कंसीडर करें तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है लाइट एनर्जी का जब आपके पास कोई दो वेव सुपर इम्पोज होती है, ठीक है। तो किसी रीजन में कोई वेव, दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं तो उस रीजन में लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ आपके पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं कहीं आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कहीं लाइट आपके पास मैक्सिमम हो जाती है, कहीं आपके पास मिनिमम हो जाती है। ये शेयर कर रखे हैं बेटा गूगल क्लासरूम में। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि लाइट जब सुपर इम्पोज कर रही है किसी रीजन में तो आपके पास क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रही है और ट्रफ के ऊपर फॉल कर रही है। उस केस में जो आपके पास इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड है वेव का मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जहाँ मैक्सिमम आपके पास एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपके पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करेगी और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगी और इसकी वजह से क्या होगा कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उस रीजन में जहाँ पे ऐसे फॉल कर रहा है मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड इनिशियली जो आपके पास इंटरफेयर करने वाली वेव्स हैं उनका इक्वल होता है तो मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी की 0 हो जाती है, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग हो रहा है इंटरफेयरिंग वेव का तो कुछ कम इंटेंसिटी आपको ऐसे रीजन में दिखाई देगी जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे मैंने बताया था कि आपके पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगी और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगी। वेव का जो ये वाली लेंथ है एक क्रस्ट से लेके दूसरी क्रस्ट तक, दैट इज लैम्डा और वेव लेंथ, इसको वेव लेंथ, ठीक है। अब जब आपके पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, सपोज दूसरी वेव आपके पास यहां से स्टार्ट हो रही है, ओके, और पहली वेव आपकी यहां से स्टार्ट हुई तो दूसरी वेव ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करे और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करे, पहली कंडीशन तो है कि दोनों की वेवलेंथ इक्वल है, सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के दो लाइट सोर्स हैं जिनकी आप इंटरफेरेंस करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ये कंडीशन देख रहे हो जहां पे आपके पास क्रस्ट अगर यहाँ पे फॉल कर रही है तो टोटल डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मान लो ये वाला पॉइंट आप कंसिडर करो, दूसरी वेव यहाँ से शुरू हो रही है और पहली वेव आपके पास यहाँ से शुरू हुई थी,
ठीक है। तो दूसरी वेव इतने डिस्टेंस के बाद जो कि इक्वल टू लैम्डा है अगर स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास अगेन क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा। तो पाथ डिफरेंस अगर आप यहां पर देखो तो पाथ डिफरेंस इस केस में जो है दैट इज लैम्डा। ठीक है। अगर आपकी सेकेंड वेव यहां की बजाय यहां से शुरू कर रही है तो पाथ डिफरेंस अगेन एक और लैम्डा का आ जाएगा, और इस केस में फिर से आपके पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगी, तो अगेन आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, 3 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इट मींस पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास कब होगा? जब आपके पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रही है, उस केस में आपके पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है। यहां पर आपके पास क्या है कि ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, आपके पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगी, तो ही आपके पास मान लो लैम्डा बाय 2 से आपका डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड वेव आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और फर्स्ट वेव यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस कितने का हो गया? लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि ये लेंथ आपके पास लैम्डा थी। ठीक है। अगेन अगर पाथ डिफरेंस अगेन 3 लैम्डा बाय 2 का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है दैट इज 3 लैम्डा बाय 2, इसका पाथ डिफरेंस हुआ तो ये कंडीशन अगेन सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपके पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट। तो उस केस में आपके पास फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है। 2n+1 लिखूं या 2n-1 लिखूं, ये ऑड नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अगर 2n+1 लिख रही हूं तो n की मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी हुई? 0। ठीक है। और 2n-1 लिख रही हूँ तो n की मिनिमम वैल्यू 1। सिर्फ इतना फर्क पड़ता है। ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है यहाँ पर, जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब फेज डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो फेज डिफरेंस मेरे पास कितना होगा? फेज डिफरेंस आपको पता है, जब ये लेंथ आपके पास लैम्डा है, पाथ लेंथ आपके पास लैम्डा है, तो उस टाइम टोटल फेज में जो चेंज है दैट इज 2 पाई। ठीक है। तो लैम्डा अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है तो फेज चेंज आपके पास कितना हुआ? 2 पाई। और डेल्टा अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। ये आपके पास फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। ये इधर मैंने लिखी है फेज डिफरेंस की वैल्यू और इधर मैंने लिखी है पाथ डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर? तो आपके पास डेल्टा पाथ डिफरेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा टाइम्स डेल्टा फेज डिफरेंस। क्लियर? ओके। तो अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपके पास फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आपके पास क्या है? 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इवन मल्टीपल अब मैंने कर दिया क्योंकि ऑड मल्टीपल में आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है। सिंपली मैंने ये जो n लैम्डा है इसको लिखा है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, या ये आप लिख सकते 2n पाई। ठीक है। ये सिर्फ उसकी सिमेट्री की वजह से, जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी सिमेट्री की वजह से मैंने इसको लैम्डा बाय 2 में कन्वर्ट किया है। तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है पाथ डिफरेंस, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस की जहाँ तक बात है, इवन मल्टीपल ऑफ n 2 पाई टाइम्स n, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दे रहा है, और ओड मल्टीपल ऑफ 2 पाई आपके पास
ओड मल्टीपल ऑफ जो है आपका पाई जो आपके पास वो देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास कंडीशन हो जाएगी 2n+1 इंटू पाई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब है कोहेरेंट सोर्सेज। ये क्या, आपका मान लो कोई लाइट सोर्स है और वो लाइट को इमिट कर रहा है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई कैंडल ही है और वो लाइट को इमिट कर रही है, तो लाइट को चारों डायरेक्शन में इमिट कर रही है, ठीक है। और लाइट को इमिट करने वाले इसमें बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स लाइट को इमिट करते हैं तो इनकी लाइट जो है, इनका फेज बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। लेज़र का आपने सुना होगा कि लेज़र की इंटेंसिटी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सेम फेज में सेम डायरेक्शन में लाइट इमिट हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए बीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोर्स है तो उसमें बीम आपके पास ना तो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, ऊपर से फेज टेम्पोरल चेंजेस भी होंगे इसमें। टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ, ठीक है। तो एक टाइम पे अगर कुछ फेज है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद फेज में एकदम से चेंज आ जाए और फिर आपके पास कोई दूसरा जो है फेज एकदम से, मान लो ये आपके पास लाइट आ रही थी इसकी, और एकदम से यहाँ पे फेज जो है यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये टाइम के साथ चेंज है, टेम्पोरल चेंज है, ठीक है। टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो दो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। अब ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं क्या? बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज आपके पास वो सोर्सेज हैं जो जब लाइट इमिट कर रही है उस लाइट के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन रहे, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब दो सोर्स, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो इसकी लाइट और इसकी लाइट के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस इतना ही मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट, किसी भी टाइम आप चेक करो, ठीक है। लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बीच में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फेज तो कभी भी टेम्पोरल चेंजेस हो सकते हैं, एकदम से टाइम के साथ फेज एकदम से वैरी कर सकता है बीच में, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए कंडीशन ये है कि उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपके पास मेंटेन होना ही होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की सेम रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में भी आपके पास मैच होनी चाहिए। तो दो कंडीशन आपके पास मैचिंग है, वन इज वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इन दो कंडीशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सोर्स जो है वो कोहेरेंट है या नहीं है। दोनों दो सोर्सेज को कंपेयर करें, ठीक है। अब इंटरफेरेंस के लिए आपके पास कंडीशन ये है कि आपके पास जो सोर्सेज आप यूज़ करो इंटरफेरेंस के लिए वो दोनों कोहेरेंट हो, ठीक है। मतलब सेम वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो रही हो और जो दो बीम आपके पास आ रही है दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस थ्रू आउट एनी टाइम मेंटेन रहना चाहिए, टेम्पोरल चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। मान लो इनिशियल फेज डिफरेंस 30 डिग्री का है तो थ्रू आउट 30 डिग्री का ही रहना चाहिए, 40 डिग्री का तो 40 डिग्री का ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी कि अगर आपको गुड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो दो लाइट सोर्स कोहेरेंट होने ही चाहिए। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइट वेव अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इमिट हो रही है तो कोहेरेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्पोरल चेंजेस फेज में होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आपके पास जो है कोई भी दो सोर्स रैंडम सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर कोहेरेंट सोर्सेज क्या बनाएं, एक सोर्स यूज़ करें और उसको दो में बनाएं, दो में कन्वर्ट करें। तो लाइट एक सोर्स से आएगी और फिर उसको हम किसी न किसी तरीके से उसको दो में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक हम वेव फ्रंट को स्प्लिट कर दें और दूसरा हम एम्पलीट्यूड को या इंटेंसिटी को स्प्लिट कर दें, ठीक है। तो डिवीजन बाय वेव फ्रंट एंड डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड, ओके। तो अब की बार आपके पास सिलेबस में डिवीजन बाय वेव फ्रंट, ओके।
तो कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के, एक तो ये है लायोड का सिंगल मिरर आप यूज कर लो। उसमें क्या है, एक सोर्स होगा एक्चुअल सोर्स और दूसरा सोर्स उसकी इमेज होगी जो कि रिफ्लेक्शन के थ्रू हम ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में आप लायोड सिंगल मिरर में क्या करते हो कि दो सोर्स, आप मान लो ये मिरर है, लाइट इमिट हुई तो एक आपके पास लाइट, एक्चुअल लाइट ये वाली है जो इंटरफेयर करेगी, और दूसरी लाइट जो अपारेंट लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रही है उसको हम यूज करेंगे इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो एक सोर्स यहाँ से हो गया और दूसरा आपके पास यहाँ से हो गया, दो सोर्स बन गए। ठीक है, अब आपके पास दूसरा है फ्रेस्नेल डबल मिरर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें दो वर्चुअल सोर्सेज हैं, दो इमेज सोर्सेज हैं जो कि दोनों की दोनों हमने रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस की। एक फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म है, इसमें हमारे पास क्या है कि एक तो दो रियल इमेजेस हैं और ये रियल इमेजेस हमने रिफ्रैक्शन के थ्रू प्रोड्यूस की है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में जो इससे ऊपर था, ये यहां पर वर्चुअल इमेज रिफ्रैक्शन के थ्रू, तो फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म में वर्चुअल इमेज है थ्रू रिफ्रैक्शन। तो आप रिफ्लेक्शन के थ्रू भी कोई आप इमेज को यूज कर सकते हो जो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनी है एज सेकंड सोर्स, या रिफ्रैक्शन के थ्रू कोई इमेज बनी है उसको एज सेकंड सोर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सोर्स आपका या एक्चुअल सोर्स होगा या कोई अगेन आप इमेज को ही यूज करोगे। उस केस में अगर इमेज को यूज कर रहे हो तो दो इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, इधर दोनों रियल या दोनों वर्चुअल, या एक रियल ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कंडीशंस फॉर गेटिंग गुड इंटरफेरेंस। फर्स्ट कंडीशन है कि दो सोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो इंटरफेरेंस के लिए वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है तो आपके पास जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी, बजाय कि एक सिंगल कलर के, और कलर्ड फ्रिंजेस जो हैं आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो आपके पास इंटरफेरेंस है, कंट्रास्ट आपको क्लियर दिखना चाहिए कि डार्क और जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच में कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। और कंट्रास्ट अच्छा कब होगा, जब आपके पास एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का इक्वल होगा। ठीक है, सोर्सेज नैरो होने चाहिए और क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए, और सोर्स ऑफ लाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वीक सोर्स हुआ तो भी आपके पास ज़्यादा अच्छी फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जो आप लिख सकते हो कि आपके पास कंडीशन फॉर गुड इंटरफेरेंस क्या है।